नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 5 फरवरी 2025 है, दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सीएम भजलाल शर्मा बोले, पैसे तोड़ रही हैं, पकड़ने वाला चाहिए, आप कुछ बन जाओ, सरपंच से बड़ा कोई नहीं, मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। मैं दोस्तों देवनानी बोले, टीचर रहा हूं, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने कहा, धर्मांतरण विरोधी बिल आज की आवश्यकता है, महिला हत्या होना चिंता की बात है। इसी के साथ ही शशि थरूर बोले, जय श्री राम न बोलने पर पीटना हिंदू धर्म नहीं है। मैं दोस्तों आरपीएससी में SC/ST को 5% की छूट, यूनिवर्सिटी के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे, डेटा सेंटर से 20,000 करोड़ के निवेश का टारगेट। मैं दोस्तों संसद में मोदी की 1 घंटा 35 मिनट की स्पीच, राहुल के झुग्गियों में फोटो सेशन है, विरासत की राजनीति, शीश महल, अर्बन नक्सल पर दिया करारा जवाब। मैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने UAPA पर सुनवाई से इनकार किया, कहा इसके लिए हम उदाहरण नहीं हो सकते, दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करे। मैं दोस्तों धर्मांतरण विरोधी बिल आखिर है क्या और क्या होगे इसमें प्रावधान, डिप्टी सीएम ने बताया, कब होगा विधानसभा में पास। इसी के साथ ही दोस्तों रेलवे का स्वेरेल सुपर ऐप लॉन्च, सुविधाएं जान यूजर्स बोले, ये बड़े कमाल की ऐप तत्काल फुल हुआ स्लॉट। मैं दोस्तों 12 साल में 6 बार कैंसर हुआ, हर बार हराया, अजमेर के बिजनेसमैन बोले, परिवार ने दी थी हिम्मत, अब स्कूल में उनकी कहानी पढ़ते हैं बच्चे। बताएंगे दोस्तों आपको एक गजब की सच्ची कहानी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम भजलाल शर्मा बोले, पैसा तो उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, आप कुछ बन जाओ, सरपंच से बड़ा कोई नहीं, मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। देखिए दोस्तों, सीएम भजलाल शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमने राजस्थान के लिए रोड मैप बनाया है, हमारे किसान को पानी मिले। जब वो कहते थे हम आलू से सोना बनाएंगे, मैंने कहा वो मशीन तो मेरे पास नहीं है, इतना जरूर है कि राजस्थान के किसान को खेत के लिए पानी मिल गया तो ये धरती माँ सोना जरूर उगलेगी। सीएम भजलाल शर्मा जयपुर के मानसरोवर स्थित सिपरा पथ ग्राउंड में सरपंच संघ के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। वहीं सीएम ने कहा कि हमने इसलिए ERCP यमुना जल योजना IGNP से पानी पहुँचाने की योजना पर काम शुरू किया। ERCP की योजना को हमने मूर्त रूप दिया। प्रधानमंत्री ने 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया था। पहली समस्या पानी की थी, उसको सुलझाने का काम किया। हमारी सरकार का संकल्प गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, इसलिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं इसके अलावा सीएम भजलाल शर्मा ने कहा कि पहले मैं जब सरपंच था तो सोचता था कि विकास की डोर आखिर है क्या, चाहे वो दिल्ली से आया हो या जयपुर से आया हो, विकास की डोर तो आप ही हो। आप लोगों से मिलकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। उस समय जैसा वातावरण था, जैसा मन था, मैंने किया, लेकिन और भी बहुत कुछ करता, इसे लेकर मेरे ही अंदर हिलोरे आते थे। वहीं कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन सरपंच से बड़ा कोई नहीं। आज भी जब मैं गांव जाता हूं, लोग मेरे को कहते हैं, सरपंच भैया मेरी बात सुन, ये बात आपको जिंदगी भर के लिए मिलेगी। आपको इतना बड़ा नाम और काम दे दिया तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है। वासुदेव देवनानी बोले, टीचर रहा हूं, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने कहा, धर्मांतरण विरोध बिल आज की आवश्यकता है, महिला हत्या होना चिंता की बात है। देखिए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने धर्मांतरण विरोध बिल पर कहा कि मेरी व्यक्तिगत सोच है कि ये आज के समय की जरूरत है। राज्य में लव जिहाद जैसी जो घटनाएं बढ़ रही है उस पर अंकुश लगेगा, महिलाओं की हत्या तक हो जाती है, ये चिंता की बात है। यदि कोई नियमों से ऐसा करता है तो उसे 60 दिन में कलेक्टर को सूचना देनी होगी। वहीं देवनानी ने विधानसभा में अनुशासनहीनता के मुद्दे पर कहा कि मैं टीचर रहा हूँ, किसी को अनुशासनहीनता नहीं करने दूंगा। मैंने सबको कहा है कि उनको मुद्दा उठाने का पूरा मौका दूंगा, वो अपनी बात रखे और उनका अधिकार भी है, पर नियमों से चले ताकि सार्थक बहस हो। शशि थरूर JLF में बोले, जय श्री राम न बोलने पर पीटना हिंदू धर्म नहीं है। देखिए शशि थरूर ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने हिंदू धर्म की जितनी किताबें पढ़ी हैं उनसे हिंदुत्व से कोई मेल नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है। हिंदुत्व हिंदुइज्म को सीमित करता है, ये हिंदुइज्म को एक ईश्वर, एक मंदिर, एक नेता से लेकर एक देश, एक चुनाव तक में सीमित करता है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलना और ऐसा न बोलने वाले को पीटना हिंदू धर्म नहीं है। इसके अलावा शशि थरूर ने कहा कि जिस वक्त मुझे दर्द बांटने वालों की जरूरत थी, ऐसे वक्त में भी मुझे मीडिया ने निशाने पर लिया था। मेरी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के समय मीडिया ने मुझे ट्रोल किया। आरपीएससी में SC/ST को 5% की छूट, यूनिवर्सिटी के कुलपति अब प्रति कुलगुरु कहलाएंगे, डेटा सेंटर से 20,000 करोड़ के निवेश का टारगेट।
देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग में कॉलेज शिक्षा के पदों के लिए आरपीएससी की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36% अंक और कुल 40% अंकों की अनिवार्यता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिलेगी। यूनिवर्सिटी में अब चांसलर कुलगुरु और वीसी प्रति कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने 4 पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रेजल पॉलिसी, राजस्थान डेटा पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी और राजस्थान युवा नीति शामिल है। कैबिनेट में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि राजस्थान उद्योग सेवा संवर्ग में अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप चौथी पदोन्नति का मौका मिलेगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का नया पद होगा। इस पद को राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960 के परिशिष्ट में शामिल करवाने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। वर्तमान में पदोन्नति के 3 मौके दिए जाते हैं। संसद में मोदी की 1 घंटे 35 मिनट की स्पीच, राहुल के झुग्गियों में फोटो सेशन, विरासत की राजनीति, शीश महल, अर्बन नक्सल पर भी दिया बड़ा बयान। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिया। 1 घंटा 35 मिनट की स्पीच में उन्होंने नाम लिए बिना ही गांधी परिवार और केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं के आरोपों के जवाब दिए। दिल्ली में 5 फरवरी यानी आज वोटिंग होनी है। पीएम ने बीते दिन केजरीवाल का नाम लिए बिना ही कहा कि पहले अखबारों की हेडिंग होती थी, इतने लाख के घोटाले हो गए, 10 साल हो गए, ये घोटाले न होने से भी लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता की सेवा में लगे। हमने पैसों का इस्तेमाल शीश महल बनाने में तो नहीं किया, देश बनाने में किया है। वहीं मोदी ने कहा कि जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, ज्यादा हताशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। वहीं राहुल गांधी के 3 आरोपों पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। पहला आरोप, राहुल ने कहा था कि राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग है। इसके जवाब में मोदी ने कहा कि जो झोपड़ियों में फोटो सेशन करवाते हैं उन्हें गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था, इसमें कुछ नया नहीं था, राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था। वहीं इसके अलावा राहुल ने जाति जनगणना की मांग की। मोदी ने पूछा, क्या कभी किसी SC/ST परिवार के 3 लोग एक साथ संसद में रहे हैं? आपको बता दें, सोमवार को राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बार फिर से जाति जनगणना की मांग दोहराई थी। इसके जवाब में मोदी ने कहा कि पिछले 30 साल से ओबीसी समाज के सांसद एक होकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे थे। ये मांग हमने पूरी की। कोई मुझे बताए कि क्या एक ही समय में संसद में SC या ST वर्ग के एक परिवार के 3 सांसद हुए हैं क्या? पीएम ने ये तंज गांधी परिवार पर कसा। इस समय राहुल और प्रियंका लोकसभा में और उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा में सांसद है। इसके अलावा तीसरा आरोप है, राहुल गांधी ने कहा था हमें इंडियन स्टेट से लड़ना है। इसका जवाब पीएम मोदी ने दिया कि कुछ नेता अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं। 15 जनवरी को कांग्रेस के नए कार्यालय के उद्घाटन में राहुल गांधी ने कहा था हमें इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। पीएम ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा लेने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न इंडियन स्टेट को समझ सकते हैं और न ही देश की एकता को। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी। सीएम ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, 45 दिन में रिपोर्ट मांगी। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बीते दिन मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा कमेटी में 4 सदस्य होंगे। कमेटी 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर यूसीसी लागू करने का फैसला लिया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक समिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय और दूसरे धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात करेगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था जहां 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियम लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए पर सुनवाई से इनकार किया। कहा इसके लिए हम पहले उदाहरण नहीं हो सकते, दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करे। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन यूएपीए प्रावधानों में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई करने को कहा। बेंच ने कहा कि सुनवाई के लिए हम पहले कोर्ट यानी उदाहरण नहीं हो सकते। कई परेशानियां सामने आती है, कभी कभी मुद्दे आपके पक्ष यानी याचिकाकर्ता द्वारा छोड़े जाते हैं, कभी कभी उनके पक्ष यानी संघ द्वारा छोड़े जाते हैं, फिर हमें बड़ी बेंच को रेफर करना पड़ता है। पहले हाईकोर्ट इस पर निर्णय ले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों,
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2019 को गैर कानूनी गतिविधि की रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए में 2019 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। पीठ ने कहा था कि देश के दूसरे हाई कोर्ट भी यूएपीए संशोधन के खिलाफ नई याचिकाओं की जांच कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि यूएपीए आखिर है क्या, तो एक बात समझ लीजिए, यूएपीए देश के खिलाफ किसी आतंकी घटना में शामिल व्यक्ति के ऊपर लगता है। धर्मांतरण विरोधी बिल क्या है और क्या होगा प्रावधान, डिप्टी सीएम ने बताया। कब होगा विधानसभा में पास। देखिए दोस्तों, राज्य विधानसभा का बजट स्तर शुरू हो चुका है। वहीं इस बजट स्तर में कई अहम विधेयक भी पास होंगे, जिसमें सबसे अधिक धर्मांतरण विरोधी विधेयक की चर्चा हो रही है, जिसे भजनलाल सरकार बजट स्तर में पास कराने वाली है। वहीं धर्मांतरण विरोधी विधेयक कब विधानसभा में पास करवाया जाएगा, इसके बारे में खुद राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बता दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही जरूरी विधेयक है, जिसे लाना बेहद जरूरी है। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोध विधेयक अगले महीने यानी मार्च महीने में पारित हो सकता है। हालांकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीते दिन को भीलवाड़ा दौरे के दौरान इसके संकेत भी दिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक बहुत जरूरी है। ये विधेयक आवश्यक था और बजट स्तर के अंतिम सप्ताह में इसे पारित किया जा सकता है। स्तर के आखिरी सप्ताह में पारित होने की इसकी पूरी संभावना है। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक आखिर है क्या और इसमें कितनी कड़ी सजा है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जबरन या गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण करवाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी, यानी कि लव जिहाद को गंभीर अपराध माना जाएगा। वहीं दोस्तों, विधेयक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक गैर जमानती अपराध माना जाएगा, जबकि इसमें 1 साल कम से कम सजा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाने का प्रावधान होगा। इसके अलावा 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि अगर पीड़ित नाबालिग है, महिला है या फिर SC/ST से संबंधित है तो आरोपी को सीधे 2 साल की सजा होगी और जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना भी 25,000 रुपए हो जाएगा। जबकि संगठित रूप से धर्मांतरण कराने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा, जिसमें 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। राज्य में बाजरे पर MSP के बाद मूंग और मूंगफली पर उठा विवाद। डोटासरा बोले सरकार केवल दिखावा करती है। देखिए दोस्तों, राज्य में बाजरा और ज्वार के बाद अब मूंग, मूंगफली और सोयाबीन के MSP पर खरीद को लेकर विवाद हो रहा है। मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की फसलों पर MSP का मुद्दा उठाते हुए PCC चीफ डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गारंटी किसानों को नुकसान और पूंजीपतियों को नियम विरुद्ध भुगतान है। मालूम हो कि भजनलाल सरकार ने विधानसभा में लगाए गए सवाल के जवाब में कहा था कि इस साल बाजरे की MSP पर खरीदारी नहीं की जाएगी। सरकार के इस निर्णय के बाद विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई थी। डोटासरा ने कहा कि किसानों को नुकसान और पूंजीपतियों को नियम विरुद्ध भुगतान भाजपा की गारंटी है। प्रदेश के किसानों को मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की फसल पर MSP नहीं मिलने से करीब 9,000 करोड़ का घाटा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण इन फसलों की MSP पर खरीद का 50% लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रदेश का अन्नदाता मजबूरन अपनी फसल MSP से नीचे बाजार मूल्य पर बेचने को मजबूर है। हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानती याचिका पर आखिर क्यों टली सुनवाई, सामने आई इसके पीछे की बड़ी वजह। देखिए दोस्तों, टोंक जिले के समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की जमानती याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई फिर टल गई। बीते दिन राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को जानकारी दी कि 11 फरवरी को स्थानीय कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है। राज्य सरकार की ओर से मामले में पेश हुए GA/CUM AAG राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि पुलिस 11 फरवरी को चालान पेश करेगी। इसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस परवीर भटनागर की एकल पीठ ने सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी। इसके अलावा नरेश मीणा की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा और एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए दलीलें दी, लेकिन अदालत ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी, तब तय होगा कि नरेश मीणा को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। रेलवे का सवारेल सुपर ऐप लॉन्च, सुविधाएं जान यूजर बोले बड़े कमाल की ऐप, तत्काल फुल हुआ स्लॉट। देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है। अब उन्हें अपने मोबाइल में रेल से जुड़े अलग अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने सवारेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। इससे यात्री एक ही अकाउंट से रेलवे की अलग अलग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि अभी से ट्रायल बेस पर ही शुरू किया गया। यूजर से फीडबैक लिया जा रहा है, जल्दी ही आमजन इसका लाभ भी उठा सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सवारेल ऐप से यात्रियों को रिजर्वेशन, PNR प्लेटफॉर्म से लेकर जनरल टिकट बुक करवाने, पार्सल से जुड़ी जानकारी, ट्रेन के रनिंग स्टेटस, खाने का ऑर्डर करने सहित अन्य रेल सेवाओं का लाभ एक सिंगल ऐप में मिलेगा। यानी आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही ऐप में ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अगर कोई शिकायत हो तो वो भी ऐप पर ही अपलोड की जा सकेगी। बताया जा रहा है कि यह ऐप अभी कम संख्या में बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर इस ऐप का बीटा टेस्टिंग स्लॉट फुल हो गया। जल्दी ही ऐप सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी और यूजर इसे आसानी से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। यानी दोस्तों, अभी इस ऐप की टेस्टिंग चल रही है, जल्दी ही ये ऐप आपको
प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। बहन बेटियों को गिरवी रखने को मजबूर आदिवासी, लोकसभा में सांसद रौत की झलकी पीड़ा, बच्चों की बिक्री का उठाया मुद्दा। देखिए दोस्तों, दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में गरीब और विकास की कमी के कारण नवजात शिशुओं और बच्चों की बिक्री जैसी घटनाएं सामने आ रही है। ये गंभीर मुद्दा डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत ने लोकसभा में उठाया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि देश में आदिवासियों की स्थिति बेहद चिंताजनक है और वे आज भी शोषण और अत्याचार का सामना कर रहे हैं। लोकसभा में सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी समाज की स्थिति बेहद ही दयनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित है तो वो आदिवासी समुदाय और उनकी महिलाएं हैं। मणिपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं रौत ने दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों की गंभीर हालत का जिक्र करते हुए कहा कि समुदाय के लोग कभी अपनी जमीन और जेवर गिरवी रखते थे, लेकिन अब भूखमरी और कर्ज के कारण अपनी बहन बेटियों और बच्चों को गिरवी रखने को मजबूर हो गए हैं। जयपुर में ढोल नगाड़ों पर नाचे एक्टर विकी कौशल, फिल्म छावा को लेकर कहा 25 किलो वजन बढ़ाया, स्क्रिप्ट पर 2.5 साल लगे, तथ्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं। देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने बीते दिन जयपुर में ढोल नगाड़ों के साथ जमकर डांस किया। उनकी अपकमिंग फिल्म छावा की प्रमोशन के लिए जयपुर आए विकी कौशल ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने 25 किलो वजन बढ़ाया है। फिल्म के ट्रेलर में छत्रपति संभाजी महाराज को नाचते हुए दिखाने पर हुए विवाद पर विकी कौशल ने कहा कि इस मूवी की स्क्रिप्ट पर टीम ने 2.5 साल लगाए। एक ऐतिहासिक तथ्य पर काम हुआ, इसलिए किसी तथ्य के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहीं फैंस से इंटरेक्शन करते हुए विकी ने कहा कि खम्बा घनी जयपुर, यहाँ आकर जो जोश होता है मैं बता नहीं सकता। मेरी कोई नई मूवी आई और जयपुर में नहीं आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। जब भी मूवी रिलीज होती है उसके प्रमोशन की शुरुआत जयपुर से होती है। 12 साल में 6 बार कैंसर हुआ, हर बार हराया, अजमेर के बिजनेसमैन बोले। परिवार ने दी थी हिम्मत, अब स्कूल में उनकी कहानी पढ़ते हैं बच्चे। देखिए दोस्तों, अजमेर का एक रेडीमेड गारमेंट का 26 साल का बिजनेसमैन जिसने 12 साल में 6 बार कैंसर को न केवल हराया, अब वो कैंसर फ्री भी है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में आपको आश्चर्यजनक जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। उनके जज्बे और जिंदगी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड की कहानी कर्नाटक स्टेट बोर्ड की एक किताब में भी है। इसमें बच्चों को बताया जाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। अजमेर के वैशाली नगर के रहने वाले जयंत को साल 2013 में गर्दन में लगी एक चोट के बाद पहली बार कैंसर की बीमारी का पता लगा। जयंत बताते हैं वे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान फुटबॉल आकर जोर से उनकी गर्दन पर लगी। हालांकि चोट बहुत तेज नहीं थी, लेकिन सूजन जब महीनों तक नहीं गई तो अस्पताल में जांच करवाई। डॉक्टर ने बताया कि गर्दन में पहले से गांठ थी जिस पर फुटबॉल लगी और घाव बढ़ गया। मैं सिर्फ 14 साल का था और गले के राइट साइड में कैंसर हुआ था। जयंत कहते हैं कि जयपुर में इलाज के दौरान 12 कीमोथेरेपी हुई। इस दौरान 10वीं के एग्जाम भी दिए और स्कूल के टॉप पर रहे। वहीं जयंत बताते हैं उन्हें 2015 की फरवरी में दूसरा कैंसर गले के लेफ्ट साइड हुआ था। वे 12वीं क्लास में थे। इसका इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कोलकाता में हुआ। डॉक्टर ने उन्हें 60 रेडियोथेरेपी से करने की सलाह दी। इसके बाद साल 2017 में तीसरी बार कैंसर हुआ। इस दौरान उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के फाइनल पेपर चल रहे थे। वहीं जयंत ने बताया कि इसके बाद साल 2019 की शुरुआत में पैनक्रियाज कैंसर और दिसंबर में हाथ में कैंसर की गांठ हो गई। इन सभी का इलाज ओरल कीमोथेरेपी से करवाया। जयंत बताते कि 2020 नवंबर में फिर पेट के निचले हिस्से में कैंसर की गांठ हो गई। उसकी विशेष थेरेपी ली। इसके बाद अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है और वो स्वस्थ है। अब डॉक्टर्स ने उन्हें कैंसर फ्री बताया। पिछले 4 सालों में कैंसर दोबारा लौट कर नहीं आया। किसानों को मिलेगी 11 डिजिट की विशेष आईडी। फार्मर रजिस्ट्री से ही मिलेगा योजनाओं का फायदा, बार बार सत्यापन की नौबत नहीं। देखिए, प्रदेश में अब किसानों को सरकारी योजनाओं से फायदा लेने के लिए 11 डिजिट का नंबर मिलेगा। इसके लिए उनको फार्मर रजिस्ट्री पर पंजीयन करवाना होगा और ये अनिवार्य होगा। ऐसा करने के बाद उनको बार बार सत्यापन करवाने की नौबत भी नहीं होगी। इसके लिए पूरे राजस्थान में आज यानी 5 फरवरी से अभियान शुरू किया जाएगा। यूपी में 2 मालगाड़ियां टकराई, दोनों लोको पायलट गंभीर है। रेड सिग्नल पर एक ट्रेन खड़ी थी, पीछे से दूसरी ने टक्कर मारी। देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 मालगाड़ियों में भिड़ंत हो गई। एक मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी, तभी पीछे से आई दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि आगे खड़ी मालगाड़ी का इंजन और गार्ड का डिब्बा ट्रैक से नीचे उतर गया। हादसे में दोनों ट्रेनों के लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बीते दिन सुबह DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हुई। इस पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती है। ऐसे में यात्री ट्रेनों पर घटना का असर नहीं हुआ। रेलवे के सीनियर अफसर मौके पर पहुंच गए। रेलवे के सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे। दोनों ट्रेनों के लोको पायलटों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुविधा के लिए खेद है, राजस्थान में बंद हो गए शराब के ठेके, आखिर क्यों?
देखिए दोस्तों, राज्य में बीते दिन शराब की दुकानें 2 घंटे के लिए बंद की गई। झालावाड़ में 160 शराब की दुकानें 2 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी। प्रदेश में नई आबकारी नीति के विरोध में सुबह 10 से 12 बजे तक ठेके बंद रहे। ठेकेदारों का कहना है कि राज्य सरकार की नई आबकारी नीति से नुकसान होगा। नीति के तहत क्लस्टर सिस्टम को समाप्त करने, पुराने समय अनुसार संचालन करने और पुरानी गारंटी पर नवीनीकरण जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया। ठेकेदारों ने इन नियमों में संशोधन की मांग की, साथ ही चेतावनी दी अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा, यानी आगे भी शराब की दुकानें बंद हो सकती है। पाकिस्तान से 400 हिंदुओं की अस्थियां भारत पहुंची। 8 वर्षों से शमशान में रखी थी। महाकुंभ योग में वीजा मिला। देखिए, पाकिस्तान में कराची के पुराने गोलीमार क्षेत्र के हिंदू शमशान घाट में वर्षों से अस्थि कलशों में रखी 400 हिंदू मृतकों की अस्थियां अमृतसर के वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। ये अस्थियां करीब 8 साल से शमशान में रखी थी। परिजन को इन्हें गंगा में प्रवाहित करने का इंतजार था। महाकुंभ योग में भारत का वीजा मिलने के बाद कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा हुई। इसके बाद परिजन ने अस्थियों को अंतिम विदाई दी ताकि मोक्ष के लिए इन्हें गंगा में विसर्जित किया जा सके। बच्चों के रील अपलोड करने पर हाईकोर्ट हुई गंभीर। दादा और दादी से छीनी कस्टडी। आखिर क्या था ये मामला? देखिए, सोशल मीडिया पर बच्चों के वीडियो अपलोड करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने 11 साल की बच्ची और 7 साल के भाई की कस्टडी उनके दादा दादी से लेकर मां को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही दादा दादी को हर रविवार दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बच्चों से मिलने की अनुमति दी गई। दरअसल दोस्तों, बच्चों की मां ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने दोनों बच्चों की कस्टडी मांगी। अपनी याचिका में मां ने कोर्ट को बताया कि उनके पति की किडनी फेल होने के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद ससुराल में उन्हें ताने मारते थे, जिसके बाद वो पीहर में रहने लगी। इस दौरान बच्चे दादा दादी के पास रहते थे। याचिका में दावा किया गया कि उनकी बेटी यूट्यूब चैनल चला रही थी, लेकिन इस पर कोई निगरानी नहीं थी। साथ ही चैनल से हो रही आमदनी भी किसी और के पास जा रही थी। कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि दादा दादी को वीडियो अपलोड करने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई नियंत्रण नहीं रखा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनकी देखभाल का अधिकार उनकी मां को दिया जाना चाहिए, क्योंकि मां ही बच्चों की प्राकृतिक संरक्षक होती है।